गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में हम देखेंगे संधि के विषय में। संधि से तात्पर्य दो वर्णों का आपस में जोड़। वर्ण अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है उसे कहते हैं वर्ण। इन वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे होते हैं कि भाषा की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनकी सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ऐसे करके जो 11 स्वर होते हैं। इसके अलावा व्यंजन भाषा की वह इकाई जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे एक व्यंजन होता है कै। इस कै में हम देखते हैं कि कै और कै में जो स्वर जुड़ा हुआ है वो ए, यानी कि ये हो गया कै। अब ये कै अकेला ऐसे पूरा नहीं है, ये हलंत होगा प्लस ए स्वर जुड़ करके और इसका निर्माण हुआ है कै का। तो हम ये देखते हैं कि कै और ए, आधा कै और ए ये मिलकर के पूरा कै बनता है। तो व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से मिलकर के बनते हैं। जैसा स्वर होगा वैसे ही उसमें मात्रा हो जाएगी। अगर हम छोटी ई लगाएंगे तो छोटी ई का स्वर होगा, बड़ी ई लगाएंगे तो बड़ी ई का स्वर होगा, छोटा ऊ लगाएंगे छोटे ऊ का स्वर होगा। इस तरीके से। तो हम बात करते हैं संधि की। संधि में दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है और वर्णों का मेल होने के बाद उसमें यह भाव जुड़ता है कि उनसे मिलकर के एक नए वर्ण का निर्माण हो जाता है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है उस बने हुए नए वर्ण को संधि कहते हैं। इस संधि के प्रकार होते हैं। जैसे आपका टॉपिक हो गया संधि। संधि का एक मतलब होता है वर्णों का मेल। वर्णों का मेल। तो इस वर्णों के मेल से तात्पर्य जैसे ये हो गया ए प्लस ए। जैसे हम गणित में 2 + 2 करते हैं तो 4 बनता है, ऐसे यहां पर ए प्लस ए का रिजल्ट क्या बनेगा? हाँ। ऐसे अलग अलग स्वर मिलेंगे और अलग अलग स्वर मिलकर के और उनका अलग अलग भाव निकल के आ जाएगा। वो किस प्रकार, वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले नए वर्ण को संधि कहते हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम देखते हैं तो स्वर संधि में हम जाते हैं, पहला भेद स्वर संधि। नाम से स्पष्ट है, जहां पर 2 या 2 से अधिक स्वरों के मध्य संधि होती है। 2 या 2 से अधिक स्वर मिलते हैं और स्वर मिलने के बाद उसमें संधि हो जाती है। और वो संधि कैसे हो जाती है वो मैं आपको एक बार बताता हूं। 2 या 2 से अधिक स्वर जब मिलते हैं, जैसे उ प्लस ई, ये मिलके बन जाते हैं वी। इस तरीके से अलग अलग स्वर मिलकर अलग अलग स्वरों का निर्माण कर देते हैं। प्रमुख रूप से इस स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं।
दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का मतलब बड़ा। गुण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। यण स्वर संधि। और अयादी स्वर संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी, ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। देखिए, ये आ गया शब्द दीर्घ। इसे दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। मतलब जो हमने स्वरों का भेद किया हुआ है, उस स्वरों के भेद में जो भी बड़ा अक्षर कहे गए हैं, यानी कि जो भी दीर्घ स्वर कहे गए हैं, उन दीर्घ स्वर का प्रयोग, उन दीर्घ स्वरों का प्रयोग इस दीर्घ संधि में होता है। जैसे संस्कृत वर्णमाला हम पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला हम पढ़ते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? एक होता है आ, ई, ऊ, ए और औ, ये भी होते हैं, परंतु इनका प्रयोग हम दीर्घ संधि में नहीं करते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो स्वर हैं, आ, ये बड़ा ई हो गया और ये बड़ा ऊ हो गया। ये जो दीर्घ स्वर हैं, इन दीर्घ स्वरों का प्रयोग इस दीर्घ संधि में किया जाता है। अब वो किस प्रकार किया जाता है वो आप देखिए। आपको पहले यह पता करना चाहिए कि ये जो आ है ये किस किस से मिलकर बनता है। जैसे अपन ने रिजल्ट तो निकाल लिया कि 4 आंसर आता है, लेकिन 4 आंसर किस किस प्रकार आता है? 1 + 3 4 आता है कि 2 + 2 4 आता है कि 3 + 1 4 आता है? किस प्रकार से अपना आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है ये आ किस किस से मिलकर बनता है, कौन कौन से स्वर हैं जिनसे मिलकर आ बन जाता है। देखिए, ये आ बनता है 4 प्रकार से, 1 2 3 4, 4 तरीके से आ बनता है। कैसे बनता है? ए प्लस ए, एक बार छोटा है और दूसरी बार भी छोटा है। ए प्लस ए मिलके आ बनता है। उसके बाद आ प्लस ए, इसका रिजल्ट भी आ ही बनता है, आ प्लस ए। तीसरी बार इसका विपरीत कर दें, ए प्लस आ, ए प्लस आ का रिजल्ट भी आ ही बनता है। और उसके बाद ये क्या बच गया? आ प्लस आ, आ प्लस आ का रिजल्ट भी आ ही बनता है। तो आप ये देखिए, इन सब का रिजल्ट आ ही बनता है। इन सब का रिजल्ट आ ही बनता है, चाहे ए प्लस ए हो, आ प्लस ए हो, ए प्लस आ हो और आ प्लस आ हो, इन सब का रिजल्ट आ ही बनता है। वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। वाक्य क्या? एक शब्द में प्रयोग देख लेते हैं कि शब्दों में किस प्रकार ये जुड़े होते हैं। वैसे अंडरस्टूड है, किसी भी वर्ण में, किसी भी व्यंजन में हमें अगर आ की मात्रा दिखाई दी तो हम समझ जाएंगे कि इसमें आ स्वर जुड़ा हुआ है।
देखिए ए प्लस ए का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए देव प्लस अर्पण, देव प्लस अर्पण। अब आप पूछेंगे सर इसमें ए प्लस ए कहाँ है, तो प्लस के पहले देख लीजिए और प्लस के बाद देख लीजिए। प्लस के बाद में तो आपको स्पष्ट रूप से स्वर दिखाई देगा, और प्लस के पहले वो आपको किसी न किसी व्यंजन में जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये स्वर संधि का नियम है। कैसे कि शब्द के पहले, प्लस के जो पहले है वो तो आपको स्पष्ट रूप से स्वर दिखाई देगा, और जो प्लस के बाद है वो आपको स्वर के रूप में दिखाई देगा, स्पष्ट स्वर। और प्लस के पहले ये व्यंजन में जुड़ा हुआ दिखाई देगा, व्यंजन। वह में ए जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह में कोई मात्रा नहीं है, केवल ए की मात्रा है, तो ये वह इसमें जुड़ा हुआ दिखाई देगा। और जो ए है, ये ए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। देखिए इस वह में ए है, तो अपन ऐसे लिख देते हैं इसको, दे वह प्लस ए प्लस ए अर्पण, इस तरीके से वह ए। अब हमने क्या किया, ए प्लस ए का रिजल्ट क्या किया था, आ किया था, तो ये ए और ए मिलके आ बन जाएंगे। इस आधे वे में आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वाह। अब ये ए तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ए प्लस ए तो जुड़ करके आ बन गए, तो फिर अब क्या बच गया, ये पण बच गया। तो इसको ऐसे लिख देंगे, देवार्पण, देवार्पण, ए प्लस ए। इसमें एक बात और होती है, संधि की विशेषता ये होती है कि जो प्लस के पहले वाला शब्द है और प्लस के बाद वाला शब्द है, इन दोनों शब्दों का मीनिंग भी निकलना चाहिए। इन दोनों शब्दों का एक अलग अलग अर्थ भी निकलना चाहिए। देव का मतलब देवता, और अर्पण मतलब अर्पण करना। देवता को कोई वस्तु अर्पण करना, देना, उसे कहते हैं देवार्पण। क्लियर? इसी प्रकार हम और देखते हैं, जैसे आ प्लस आ का एग्जाम्पल देखते हैं। तो आ प्लस आ, विद्या प्लस आलय। विद्या में आ की मात्रा है, तो प्लस के बाद आ है, तो आ, विद्या प्लस आलय, तो इसका क्या बनेगा, विद्यालय। विद्या के लिए घर, आलय का मतलब होता है घर, विद्या के लिए घर, उसे कहते हैं विद्यालय। इस तरीके से हम देख लेते हैं। जैसे रमा प्लस अपी, रमा प्लस अपी, तो रमा में तो क्या हो गया, आ की मात्रा, और प्लस के बाद क्या आ गया, ए, आ प्लस ए, तो रमा प्लस अपी, रमापी। इस तरीके से बन जाएगा रमापी। इस तरीके से आप इनके एग्जाम्पल जो है वो आप देख सकते हैं, और एग्जाम्पल देख करके इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जितने ज़्यादा दीर्घ संधि के हम एग्जाम्पल करेंगे, किसी भी संधि के एग्जाम्पल करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी जो व्याकरण है वो स्पष्ट रूप से हमें समझ में आएगी। जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल ले लेंगे उतने, जिस प्रकार से, जैसे मैं मैथ की बात करूं, जितने ज़्यादा हम एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उतनी ही हमारी जो सवाल है वो सवाल उतना ही मजबूत होता है। उसी प्रकार हिंदी में भी या संस्कृत में भी जो व्याकरण है, जितने ज़्यादा हम उसके एग्जाम्पल लिखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी जो संधि समास ये जो टॉपिक हैं ये हमारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद बात करते हैं अपन गुण संधि की।
गुण संधि की। अब गुण संधि में कौन कौन से स्वर आते हैं वो हमको देखना है। तो देखिए, ए आ गया और आ गया, ये हम क्रम से चलते हैं स्वर में। तो ए प्लस ए और आ, ये दो आ गए। ए आ के बाद आता है ई और ई, यही आते हैं। उसके बाद आते हैं ऊ और ऊ, ये भी आते हैं। तो ये जो बाद में क्रम से आने वाले अक्षर हैं, स्वर हैं, ये स्वर काम आ जाएंगे गुण संधि में। कैसे, देखिए, इसमें प्लस के पहले तो वही उस संधि की जैसे ए रहता है, प्लस के पहले तो ए रहेगा। ए या आ, यानी कि प्लस के पहले अगर ए है, ए तो रहेगा ही, और उसके बाद में ई या बड़ी ई आएगी। ई या बड़ी ई, तो इनका बन जाएगा ई, छोटा वाला ये। मतलब प्लस के पहले तो इसके अंदर ए भी आ सकता है और आ भी आ सकता है। प्लस के बाद ई भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। तो आपका एग्जाम्पल बन जाएगा ई। उसके बाद ए या आ के सामने ऊ या ऊ आए, तो उसको बन जाएगा ऊ। ए या आ के सामने ऊ या ऊ आए, तो इसको बन जाएगा ऊ। प्लस के पहले तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए, प्लस के बाद ऊ होना चाहिए, ऊ होना चाहिए, उसको बन जाएगा ऊ। इसके बाद प्लस के पहले ए या आ होने चाहिए और उसके बाद री होना चाहिए, री से ऋषि। ये बड़ा री भी होता है, परंतु ये बड़ा री हम हिंदी में काम में नहीं लेते, संस्कृत में काम में लेते हैं। तो इसको बनता है अर, इस तरीके से। मतलब इसके अंदर प्लस के बाद और प्लस के पहले क्या क्या बनता है, ए बनता है, ओ बनता है, अर बनता है। ये आपको याद रखना है। ए, ओ और अर, ये किसकी पहचान है, ये गुण संधि की पहचान है। आ, ई और ऊ, ये किसकी पहचान है, ये पहचान है दीर्घ संधि की पहचान है। ये ऐसे आपको याद करना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये ए किस से मिलके बनता है, ओ किस से मिलके बनता है, अर किस से मिलके बनता है। देखिए, प्लस के पहले ए प्लस ई, ए प्लस बड़ी ई, आ प्लस ई और आ प्लस बड़ा ई। मतलब एक बार ए, एक बार आ, फिर एक बार ए, एक बार आ, एक बार छोटी, एक बार बड़ी, एक बार छोटी, एक बार बड़ी। मतलब हर एक स्वर का नंबर बार बार में आ जाएगा, हर एक स्वर का नंबर बार बार में आ जाएगा। ए दो बार आ गया, आ दो बार आ गया, ई और ई दो बार आ गया, ई और ई दो बार आ गया। क्लियर? इन सब का रिजल्ट एक बनेगा, इन सब का रिजल्ट एक बनेगा, ए बनेगा। जैसे एक शब्द अपन देखते हैं, स्व प्लस इच्छा। अब देखिए, स्व प्लस इच्छा, ए और ई, मतलब ये कौन सा वाला है, ये वाला है। तो आधे वे में से ए निकाल देंगे, ए प्लस ई का रिजल्ट ए बन जाएगा, तो ये रूप बन जाएगा स्वेच्छा। स्वेच्छा इस तरीके से हम जैसे हम देख लेते हैं,
नरेश। अब आपकी संधि में दो तरीके संधि आती है। एक तरीके से तो आपको इस तरीके दे दिया जाएगा और आपसे इसमें इनका रूप क्या बनता है वो आपको पूछ लिया जाएगा। एक तरीका क्या है, एक तरीका है ये आपका जो ये शब्द है, ये शब्द आपको दे दिया जाएगा और इस शब्द को अलग अलग करने की आपको पद्धति पूछी जाएगी। तो एक बार हम इसको अलग अलग करने की पद्धति देखते हैं किस तरीके से। अलग अलग भी इसी तरीके से होगा। देखो नरेश है, नरेश में आपको दिखाई दे रहा है ए, बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको ए। जब नरेश में आपको बीच में ए दिखाई दे रहा है तो इस ए को आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। ये ए इन चारों में से बन रहे हैं, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, चारों सही हो नहीं सकते क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि दोनों शब्दों का मीनिंग होना चाहिए। देखिए अब यहां से करना है, इसका मतलब इस रे में ए लगाना है, या तो रे में ए लगाना है या रे में आ लगाना है। तो या तो आप करेंगे इसको नर प्लस इश, या तो आप लिखेंगे नर प्लस इश। तो हम जानते हैं नर का मीनिंग तो होता है लेकिन इश का मीनिंग कोई नहीं होता, इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा। अच्छा, नर प्लस ईश, नर मतलब मनुष्य, ईश मतलब भगवान, इसका मीनिंग निकलता है। और देख लेते हैं, नरा प्लस इश, नरा प्लस इश, नरा का कोई मीनिंग नहीं निकलता और नरा प्लस ईश कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब जिसका मीनिंग निकला वो ही आपका सही आंसर है, नर प्लस ईश। ये नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, इस तरीके से आप इनको देख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको और देखता हूं, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। अब ऐसे ही ओ वाले कैसे बनेंगे, ए वाले तो बन गए, तो ओ वाले कैसे बनेंगे। ए के सामने एक बार आएगा ऊ और एक बार आएगा ऊ। ये ए है, ए के सामने छोटा ऊ, फिर ए के सामने बड़ा ऊ, फिर आ के सामने छोटा ऊ और आ के सामने बड़ा ऊ। इस तरीके से बनेंगे। इनका रिजल्ट क्या बनेगा मैंने आपको बता दिया, ओ बनेगा। इन सबका रिजल्ट क्या बनेगा, ओ। जैसे एग्जांपल आपको वहां पे दिया गया महोदय, महोदय का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए महोदय। तो आपको ये पता है कि इसमें दीर्घ संधि तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दीर्घ संधि में जो स्वर बनते हैं वो तो आते हैं आ, ई और ऊ। और इस महोदय में हमें कहीं पर भी बीच के अंदर कहीं पर भी हमें आ, ई और ऊ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब दीर्घ संधि तो इसमें नहीं है। तो इसमें कौन संधि है? फिर हम आते हैं गुण संधि में। गुण संधि में देखते हैं गुण संधि की पहचान क्या है, शब्द के शुरू में या शब्द के बीच में। शब्द के शुरू में या शब्द के बीच में हमें ए, ओ और अर ये दिखाई देगा, ये गुण संधि की पहचान है। तो यहां पर दिखाई दे रहा है ओ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये केवल गुण संधि है। और गुण संधि क्यों है? क्योंकि हमें बीच में यहाँ पर ओ की प्रतिध्वनि दिखाई दे गई है, ये बीच में ओ आ गया। तो मतलब अगर 1 नंबर की संधि है या 2 नंबर की संधि है तो हमारा 1 नंबर तो इसी का सही हो गया कि हमने संधि की पहचान सही बता दी। अब आपको ये पता करना है ये जो ओ है ये इन चारों में से कौन सा वाला रूप आएगा, इसमें से ए प्लस ऊ आएगा कि ए प्लस ऊ आएगा, आ प्लस ऊ आएगा कि आ प्लस ऊ आएगा। तो दोनों को अलग अलग करके देख लेना, जिसका मीनिंग निकले, जिसका अर्थ निकले वो सही है।
किस तरीके से देखिए, यही से अलग अलग करना अपने को, मतलब इस है में अपने को ये जोड़ना है और बाद में ये रखना है। तो पहले जोड़िए, मह है ये, तो मह प्लस उदय, मह प्लस उदय, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। तो उम्मीद आपको पता लग गया होगा कि कौन सा वाला ऐसा शब्द है जिसके दोनों के मीनिंग निकल रहे हैं, प्लस के पहले भी और प्लस के बाद भी किसके मीनिंग निकल रहे हैं, आपको पता लग गया होगा। मह प्लस उदय कोई मीनिंग नहीं है, मह का कोई मीनिंग नहीं होता। मह प्लस उदय कोई मीनिंग नहीं होता। महा प्लस उदय और महा प्लस उदय, इसका मतलब महा प्लस उदय, महोदय का मीनिंग निकलता है। इस तरीके से आप इसको कल्पित कर लेंगे। एक अर वाला इसमें और आता है, मैं आपको बताता हूँ अर वाला और समझाता हूँ इसमें। फिर इसके अंदर जो एक विशेष बात है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो अर है ना, अर, ये अर हमें दिखाई देगा किसी भी शब्द में सबसे लास्ट में दिखाई देगा, यूं ऐसे दिखाई देगा आपको यार। किसी भी शब्द में आपको लास्ट के अंदर ऐसा ऊपर रह दिखाई देगा। देखिए ये अर बनता है ए या आ के सामने री आने पर। जैसे एग्जाम्पल आपको दे दिया देवर्षि, मैंने आपको पहचान बता दी, ऊपर रह दिखाई दे लास्ट में, तो समझ जाना गुण संधि है। तो ये देवर्षि, री दिख गया यानी कि अर दिख गया नहीं है। अरे अर या तो आएगा या आएगा, इस ए या आ को इस वे में जोड़ना है। तो देव प्लस ऋषि या देवा प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि या देवा प्लस ऋषि। तो हमें देखना है ये तो होगा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, इस तरीके से। एक आपके कंफ्यूजन दूर हो सकती है, एक आपके कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई सर इसको हम कैसे पहचानेंगे, हम तो कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे दीर्घ संधि में एक शब्द आता है जिसे अपन कर लेते हैं साकार। साकार, इसमें आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है, जब आपके कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं आपकी। साकार में हमें आ की मात्रा दिखाई दे रही है, मतलब ये तो कोई स्पष्ट हो गया कि इसमें दीर्घ संधि है। लेकिन अब सर आपने कहा था कि शब्द के शुरू में भी हो सकती है, शब्द के बीच में हो सकती है, यहाँ तो दोनों तरफ है, तो हम इनको कैसे अलग करेंगे? तो अलग करने के लिए आपको इनको तोड़ना ही होगा, और तोड़ करके जो मीनिंग निकल जाएगा वो आपकी संधि हो जाएगी। देखिए जो ये कहते हैं कि हम यहां से तोड़ेंगे, तो यहां से तोड़ लो एक बार। इसके अंदर ए और आ यहां से जोड़ना शुरू करो। से प्लस आकार, से प्लस आकार, फिर सा प्लस आकार, फिर से प्लस आकार, और फिर सा प्लस आकार। जिसका मीनिंग निकलेगा वो सही है। से प्लस आकार, आकार के साथ। इनकी प्रैक्टिस आपकी कैसे होगी? इनका अभ्यास होगा आपका कैसे? आपकी लगातार प्रैक्टिस करने से आपको पता लगेगा इसका। तो इस तरीके से आपको ये सोल्व होगा। अब जो कहते हैं हम तो यहां से करेंगे, तो आप करके देख लेना। इसमें ए जोड़ के देखो, साक प्लस अर, साका प्लस अर, कोई मतलब ही नहीं निकलता। साक साका कुछ नहीं होता। इस तरीके से आपको ये संधि का भेद समझ में आ जाएगा। और जितने ज़्यादा आप शब्दकोश पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप शब्द पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको संधि समझ में आ जाएगी। तो आज की कक्षा में इतना ही। थैंक यू।